हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा एकेडमी। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे 2017 के पेपर के, जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड का। तो आज वाली वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन हैं हम अभी इसी वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब बस स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को देखना और सॉल्व करना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जनन किस तरीके से होता है और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें किस तरीके से होता है। दोनों की जो जनन पद्धति है उसमें अंतर क्या है। एक कोशिक जीवों में जनन सामान्यतः द्विविखंडन, मुकुलन या बहुखंडन विधि द्वारा होता है। देखो, जो हमारे एक कोशिक जीव होते हैं उनमें बस एक ही कोशिका होती है, तो उनमें लैंगिक या अलैंगिक जनन तो होएगा नहीं। जैसे ही अमीबा होता है, अमीबा में क्या होता है, एक कोशिका दो भागों में टूट जाती है और जो दोनों भाग होते हैं फिर वो अलग अलग जीव बन जाते हैं। इसी तरह उसको कहते हैं द्विविखंडन। इस तरह से जिस भी जीव में होगा कि एक कोशिका दो भागों में टूट के और दोनों भाग अलग अलग जीव बन जाएंगे, उसको द्विविखंडन कहेंगे। मुकुलन में क्या होता है कि उस कोशिका पे एक छोटा सा उभार निकल आता है जिसको हम मुकुल कहते हैं। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो उससे पेरेंट जो उसका पौधा है उससे अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। और बहुविखंडन विधि में एक ही कोशिका कई सारे भागों में टूट जाती है और फिर हर एक भाग अलग जीव बन जाता है। जब कोशिका वृद्धि करके विभाजित होती है तो वो कई सारे भागों में विभाजित हो जाती है और हर एक भाग फिर अलग से जीव बन जाता है। तो इस तरीके से होता है एक कोशिकीय जीवों में जनन। अब अगर बात है बहुकोशिकीय जीवों की, तो बहुकोशिकीय जीवों में कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। कायिक जनन में पादप भाग पृथक होकर नया पादप बनाता है और अलैंगिक जनन बीजाणुओं से होता है। अलैंगिक जनन में हमेशा एक ही पादप भाग लेता है और लैंगिक जनन में जो नर और मादा युग्मक होते हैं उनके संलयन के थ्रू जनन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का जो जनन पद्धति है उसमें अंतर हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। मोटर द्वारा 2 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। यहाँ पे हमें विभवांतर दिया हुआ है, विद्युत धारा दे रखी है और टाइम दे रखा है। हमें यहाँ पे ऊर्जा निकालनी है। विभवांतर दे रखा है हमें यहाँ पे 220 वोल्ट। विभवांतर होता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। या हम ये भी कह सकते हैं एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उपभुक्त की गई ऊर्जा। मतलब जितनी ऊर्जा प्रयोग हो रही है एक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, या जितना कार्य किया जा रहा है उसको हम विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे विभवांतर हमको दे रखा है 220 वोल्ट, विद्युत धारा दे रखी है 5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 2 घंटे। हमें पता है जो विभवांतर का सूत्र होता है वो होता है V = W/Q। मतलब W का मतलब है कितना कार्य किया गया या कितनी ऊर्जा खर्च हुई, अपॉन Q का मतलब है यहाँ पे आवेश। तो अब यहाँ पे हमें V भी दे रखा है और Q दे रखा है। Q मतलब हमें पता है जो आवेश होता है वो होता है विद्युत धारा गुना समय। तो हमें यहाँ पे विद्युत धारा और समय दे रखा है Q = IT। तो हम Q की जगह यहाँ पे IT रख सकते हैं। यहाँ पे हमें W निकालना है, V और Q हमें दे रखा है। जब हम Q की जगह IT रखेंगे हमारा सूत्र हो जाएगा ऊर्जा निकालने का W = VIT। V दे रखा है 220 वोल्ट, V की जगह 220 रखा। I विद्युत धारा दे रखी है 5 एम्पियर, I की जगह 5 एम्पियर रखा और टाइम दे रखा है 2 घंटा, टाइम की जगह 2 घंटा रखा। जब हम इसको 220 वोल्ट को 5 एम्पियर से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1100 वाट। वाट का वोल्ट एम्पियर आएगा ना, देखो 220 वोल्ट है, 5 एम्पियर है, वोल्ट एम्पियर का मतलब वाट ही होता है। तो 1100 वाट इंटू 2 घंटा। तो जो वाट है यहाँ पे वाट दे रखा है, हमारी ऊर्जा होती है किलोवाट घंटा में। तो इस वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए हम 1000 से इसको भाग करेंगे। जब 1100 को 1000 से भाग करोगे तो ये 1.1 किलोवाट आएगा। 1.1 किलोवाट की 2 घंटे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 किलोवाट घंटा, यानी 2.2 किलोवाट घंटा इतनी ऊर्जा इसमें यूज़ की जाएगी, कंज्यूम की जाएगी। तो 2.2 किलोवाट घंटा जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमको पता है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इतना सही इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर पूछ रखा है, दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। दिष्ट धारा के 2 स्रोत होते हैं, एक तो विद्युत सेल होता है, एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। तो ये इतना सा आंसर है, बस इसका 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है।
इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, फिर समझाती हूँ क्वेश्चन। इस कथन का अभिप्राय ये है कि अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा है। +2 आ रहा है ना, यानी कि 2 गुना बड़ा है, और धनात्मक चिन्ह प्लस है, तो धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है एवं दर्पण से पीछे बना है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारा जो आवर्धन होता है, आवर्धन का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। मतलब हमारा, जब हमने दर्पण में हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको आवर्धन कहते हैं। अगर आवर्धन धनात्मक आए यानी पॉजिटिव साइन आए तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमेशा हर चीज में लागू होगी ये बात। और आवर्धन अगर ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। देखो, अगर दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब तो वो हमेशा आभासी ही होगा, जाहिर सी बात है। और अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो वह तो वास्तविक होगा। लेकिन अगर आभासी है तो सीधा होगा और वास्तविक ही तो उल्टा होगा। ये 2 कंडीशन है आवर्धन की। कि अगर यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि अगर किसी वो है जो दर्पण है उसका आवर्धन +1 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? +1 का भी मतलब यही है कि वो सीधा और आभासी है और दर्पण के पीछे बनेगा। 15th क्वेश्चन है, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? कोई 2 कारण लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2008, 9, 11, 17 4 बार आ चुका है अब तक। वन और वन्य जीवों का हमारे जीवन में जो स्थान है, जो रोल है, हम सबको पता है कितना महत्वपूर्ण है। अगर वन नहीं होंगे तो क्या पृथ्वी पे कोई भी जीवन ही नहीं होगा पृथ्वी पे फिर तो, है ना। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा बिल्डिंग्स बनानी पड़ रही है, फैक्ट्री, स्कूल, घर, सब कुछ ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं। उसके लिए जो जंगल है, जहाँ पे जिस भूमि पे हम, वहाँ से जंगलों का सफाया कर रहे हैं। जब जंगलों का सफाया होगा तो पेड़ पौधे तो खत्म होंगे ही। जंगल में रहने वाले वो वन्य जीव जिनका प्राकृतिक आवास ही वो है, जो जंगलों में ही रहते हैं, तो उनका जो प्राकृतिक आवास है वो खत्म हो जाएगा। उनका प्राकृतिक आवास खत्म हुआ तो इसका मतलब धीरे धीरे वो विलुप्त होने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, वरना वो विलुप्त हो जाएंगे। और वो विलुप्त होंगे तो उसका सीधा सीधा असर पूरी की पूरी पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, सब पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसका इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, या आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, नोट लिखा हुआ है, आप वो लिख सकते हैं। इसका बहुत आसान सा आंसर है, कोई भी लिख सकता है। यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछ रखा है, इसको 4 में भी पूछे तो भी आप उसको अपनी सारी बातें उसमें पुट करके कि जो वन और वन्य जीव हैं, अगर हम उनको काटेंगे तो उनसे क्या नुकसान होगा, हमें इन्हें क्यों बचाना चाहिए, आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।